प्रभाव डाले, न संपत्ति पर, न आपकी ख्याति पर, लेकिन मन की अच्छी भावनाओं को कहाँ परिवर्तित कर देती है? बुरी भावनाओं में। अतः पहला क्वेश्चन, पहला आपका आया जो आंसर कि अश्लीलता किसको क्षतिकारित करती है? तो मन। किसको? अब यहाँ से इंटरव्यू में पूछा गया था भाई, एक लाइन लिख लीजिए। तो मन को क्षति पहुंचाने वाले अपराध, पहले अलग से लिखिए, एक चार्ट बना लीजिए, अभी 292 ना लिखे। मन को क्षति पहुंचाने वाले अपराध कौन है बताइए। इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और बहुत अंदर जाए प्री में तो पूछ सकता है। क्या भरोसा क्या पूछ ले, तो सतर्क रहना हर एक चीज से। मन को कौन कौन से अपराध मन को क्षति पहुंचाते हैं? तो लिखिए आपका अश्लीलता, पहला हो गया अश्लीलता। दूसरा आपका हो गया धर्म संबंधी अपराध, धर्म संबंधी अपराध, इसके बाद आएगा धर्म संबंधी। तीसरा हो गया विवाह संबंधी अपराध, विवाह संबंधी अपराध। चौथा आपराधिक अविश्वास यानी कि धमकी देना। वो भी मने मन आदमी क्या करता है, डर जाता है कि अब तो हमें मार ही देगा, उसमें भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपराधिक अविश्वास या धमकी देना 503 आएगा। देखिए आगे भाई, ये मन पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। तो पहला क्वेश्चन की अश्लीलता किस पर प्रभाव डालती है? मन। दूसरा आपका पूछ सकता है कि अश्लीलता को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है तो केस वाइज चला जाएगा। और केस कौन है इसमें कि अश्लीलता को परिभाषित किया गया, वही पूछा जाता है। रट कर जाइएगा, हिकलिन 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 लिखिए भाई। आर वर्सेज हिकलिन के बाद में, आर वर्सेज हिकलिन के बाद में अश्लीलता को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। आर वर्सेज हिकलिन के बाद में अश्लीलता को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया। जिसमें अपराध माना कर लो, लिखिए भाई। दूसरा आर वर्सेज कर्ल के बाद में, कर्ल है ना, हाँ देखिए, आर वर्सेज कर्ल के बाद में, कर्ल है भाई, कर्ल, आर वर्सेज कर्ल के बाद में अश्लीलता को सर्वप्रथम अपराध माना गया। अपराध इसमें माना गया था। अश्लीलता को सर्वप्रथम अपराध माना गया, यानी कि ये माना गया कि अश्लीलता क्या मानी जाएगी? अपराध। और परिभाषा दिया गया हिकलिन के बाद में। तो अगला क्वेश्चन ये उत्तराखंड बना है और यूपी भी, हिकलिन का आवाज किस धारा से संबंधित है? 294, 93, 95, 292, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बना तो 292 अंडरलाइन कर लीजिए। अभी उत्तराखंड जे में बना था इस बार हिकलिन का आवाज। अगला देखिए आपका अश्लीलता का मतलब ये हुआ कि आप कोई पुस्तक या किताब लिखते हैं, चित्र दिखाते हैं, कोई कार्य करते हैं जिससे कि दूसरे की जो मन की भावनाएं हैं आपका वह उत्तेजित होती है, यानी कि कामुक हो जाता है व्यक्ति, इसी को आपका कह सकते हैं अश्लीलता कहते हैं। भारत में अश्लीलता दंडनीय है और भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया रणजीत कुरैशी के केस में कि जो हिकलिन के बाद में परिभाषा दी गई वह परिभाषा भारत में भी क्या होती है? लागू। तो 1 के 100 लिखना है
जहाँ की हिकलिन के बाद तो भारत में हम सपोर्ट कराएंगे। लिखिए, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस रणजीत उड़ेसी। रणजीत उड़ेसी का केस याद रखिएगा, ज्यादा पूछा जाता है। महाराष्ट्र राज्य बना रणजीत उड़ेसी। रणजीत उड़ेसी के बाद में रणजीत उड़ेसी के उड़ेसी उड़ेसी महाराष्ट्र राज्य बना रणजीत उड़ेसी के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने हिकलिन के बाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को हिकलिन के बाद में दी गई अश्लीलता की परिभाषा को भारत में स्वीकार कर लिया। भारत में स्वीकार कर लिया। ये भी तीन केस इस पर याद रखिएगा। भारतीय केस कौन है आपका? रणजीत उड़ेसी। इसको याद रखिए, पूछा जाता है। देखिए इसमें हुआ क्या था। बहुत कठोर नियम है, एक लाइन देखिए अलग से थोड़ा। अश्लील पुस्तक रखना, लिखना, बनाना, बेचना, पुस्तक ही नहीं दस्तावेज, सीडी ओडी सब, ये सब दंडनीय। ये याद रखिए। अब ये है कि भाई वयस्कों को बेचते हैं या कोई वयस्क बनाता है या वयस्कों को देते हैं तो थोड़ा दंड कम मिलेगा, लेकिन तरुण को दे देते हैं, बालक को खराब करते हैं, तब ऐसी दशा में 293 के तक दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी, अब होगी। दूसरी बात इसमें आपको समझनी है, अश्लीलता के बारे में जो आपका है कि अगर कोई किताब वाला, यही समझना है, यदि कोई किताब वाला अश्लील पुस्तक रखा है और वह आपका नहीं जानता कि इस पुस्तक के अंदर अश्लील बातें लिखी गई, उसके माने दुकान पर किताब पाई जाती है, तो ऐसी दशा में वह सजा का हकदार होगा, भले उसे नॉलेज हो या। बहुत कठोर नियम है। यानी कि कठोर नियम ये है कि भले आप न जानते हो कि किताब में क्या लिखा है, यही तर्क लिया गया था और तर्क मान्य नहीं होगा, आपके पास किताब मिली है तो हर हाल में आप सजा के क्या होंगे, तो ये रणजीत उड़ेसी का केस है। इसमें किताब लिखी गई थी, लेडी चटरलीज मामला कहा जाता है, उपनाम लिखिए भाई, लेडी चटरलीज मामला, लेडीज लवर चटर्जी मामला है। देखिए, लेडीज लवर चटर्लीज मामला, लवर लिख लीजिएगा, लोअर नहीं पढ़ने वाला ये नहीं कि लोअर कुछ लोग लिख रहे हैं। लेडी लवर चटर्लीज मामला उपनाम है, किताब का नाम था और इसमें दंड पाया था, सजा दी गई। बहुत कठोर नियम। देखिए उतना पढ़ाना मैंने संभव नहीं है, बहुत ज्यादा जितना आ सकता है उतना ही बताया जा सकता। दंड लिखिए भाई, आपका सजा लिखिए, प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का 292 भाई चल रही है। देखिए आपका हेडिंग ही रिक्वायर्ड है, तो 292 की हेडिंग लिख लीजिएगा, 292 चल रहा था। अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि, इसको लिख लीजिएगा। दंड लिखिए भाई 292 में, प्रथम दोष सिद्धि पर दंड, यानी कि पहली बार पकड़ा गया, देखिए 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना 2000। इधर अंदर आ जाइए, किनारे देखिए आपका भाई 2 वर्ष तक का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों।
हाँ और जुर्माना भाई, और या ना लिखेगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 2000 रुपये तक का या 2000 रुपये तक का। बस दोनों नहीं लिखना है, क्योंकि और हो गया तब दोनों का कोई मतलब नहीं है। रुक जाए 10 मिनट भाई, बताइए। 10 मिनट और रुकिए, लिखिए भाई आगे आपका। द्वितीय या पश्चातवर्ती, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दंड, दोबारा करता है अपराध को। 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 5000 रुपया। 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना 5000 रुपया। आइए धारा 293 से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में बना भी था। अगला धारा लिखिए 293, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय इत्यादि। तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय इत्यादि। तरुण माने यंग पर्सन, नौजवान है, तो कितने का है नौजवान माना जाएगा? लिखिए भाई, यही आपका रट कर जाना है। लिखिए तरुण वह व्यक्ति माना जाएगा जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो। यही क्वेश्चन बनता है। एक लाइन लिखिए, तरुण वह माना जाएगा जिसकी आयु 20 वर्ष से कम हो। दंड लिखिए, हल्का सा दंड बढ़ेगा, क्योंकि भाई बच्चों को बिगाड़ रहे हैं अश्लीलता दिखाकर। देखिए अब भाई हमारी भी एक सीमा है बताने की, भाई बता दूं उस सीमा का वायलेशन हम भी नहीं करते। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त मैंने सरकार से पूछा कि जो ये अश्लील साइटें हैं इस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि लड़के आपका लॉकडाउन में बिगड़ रहे हैं। और आपका ये कई जगह ऐसा मैंने आपका वाकया आया कि ऑनलाइन लड़कों का क्लास चल रहा है, तब तक अश्लील वीडियो चलने लगे। एक पेपर में भी निकला था, हिंदुस्तान पेपर में 2-3 दिन। ये एक समस्या है भाई, लड़के इससे आपका उनके मन पर प्रभाव पड़ रहा है बुरा, और ये आपका बहुत मैंने ऑनलाइन खराब ये चीज़ है, कोई अच्छी नहीं है। अब ये है कि आपका जैसे प्रत्यायोजित विधान है आवश्यक बुराई है, यानी कि बुराई है लेकिन क्या है आवश्यक है, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो उसी प्रकार आपका ये भी है। अब बुराई है लेकिन वर्तमान में क्या है आवश्यक भी है। लेकिन ये सही बात है कि ऑनलाइन जो भी लोग क्लास करते हैं, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में जमीन आसमान का अंतर है भाई आपका, ये इसमें कोई शक नहीं। अब ये भाई जिनकी मजबूरी है, पढ़ ही रहे हैं, हजारों लोग हमसे ही पढ़ रहे हैं, अब हम क्यों बुराई कर रहे हैं। लेकिन जो वास्तविकता है वो करने में क्या जाता है, चाहे लोग पढ़े या ना पढ़े, कोई क्या हमारा खर्चा चला देंगे। ना पढ़े भाई। तो तरुण याद रखिएगा, तरुण की यही रट कर जाइए, तरुण किसको माना जाएगा? जो 20 वर्ष से क्या हो कम, और कुछ ना। तो अगर तरुण को या यंग पर्सन को अश्लील पुस्तक देते हैं, सीडी देते हैं, उसको बेच देते हैं, और या कहते हैं कि जाकर बांटो बेचो, तो ऐसी दशा में सजा थोड़ा बहुत तो बढ़नी चाहिए। तो वहाँ 2 साल था 2000, तो यहाँ सजा थोड़ा बहुत क्या होगी अब करेगी। लिखिए भाई दंड लिखिए, प्रथम दोष सिद्धि पर दंड, यानी कि अगर अभियुक्त पहली बार सजा पाता है, प्रथम दोष सिद्धि पर दंड 3 वर्ष का कारावास और 2000 रुपया जुर्माना, यानी कि दंड केवल 1 साल बढ़ा है, जुर्माना नहीं बढ़ाया गया। 3 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपया जुर्माना। इसके बाद लिखे द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दंड,
द्वितीय या पश्चातवर्तीय दोष सिद्धि पर दंड 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना 5000। यहाँ 2 साल बढ़ गया, सामान्य से कितना 2 साल। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना आपका 5000 रुपए। देखिए इधर से आपका रटना क्या है, एक तो 290 से भी लगातार पहुंचा, 291 से भी चांस है, 292 3 के जरूर याद रखिए, कर्ल का, इकलिन का और भारत में कौन सा रणजीत। तो किस केस में अश्लीलता परिभाषित की गई, इकलिन। और किसमें सबसे पहले अपराध माना गया, कर्ल। और भारत के उत्तरी पूछा जाता है चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो कोई सार्वजनिक स्थान पर यह कार्य करेगा, मैंने अश्लील गाना पवाड़ा शब्द बोलेगा, इत्यादि उतना नहीं लिखवाया जा रहा है। जो कोई सार्वजनिक स्थान पर यह कार्य करेगा वह 3 मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। 3 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यहाँ एक दो पॉइंट महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ आपका कौन सा व्यक्ति का मतलब यहाँ पूछा जा सकता है कि स्त्री कोई कार्य ऐसा करती है कि पुरुष की दोनों एक वचन बन सकता है। देखिए इस धारा के तहत स्त्री और पुरुष दोनों दंडनीय हैं। इस धारा के तहत स्त्री और पुरुष दोनों दंडनीय हैं। ये पूछ सकता है, बहुत अंदर जाकर पूछे तो। दूसरा लिखे भाई इसमें, यह धारा तभी लागू होगी जब पब्लिक प्लेस पर ऐसा कार्य किया जाए। यह धारा तभी लागू होगी जब लोक स्थान पर, यानी कि पब्लिक प्लेस पर ऐसा कार्य किया जाए। पूछ सकता है ये भी, प्राइवेट स्थान पर, लोक स्थान पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे, दोनों ना मार दीजिएगा, आप क्या मारेंगे, केवल और केवल पब्लिक प्लेस। इंटरव्यू में आपका 294 से लेकर आपका कोरिलेट करके पूछा जाता है 509 से, और 509 से पूछा जाता है कोरिलेट करके। वहाँ भी ऐसा अपराध दिया गया है, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं। अगर कोई पुरुष करता है और किसी स्त्री के प्रति करता है, चाहे लोक स्थान पर या प्राइवेट स्थान पर, तो ऐसी दशा में वह पुरुष 509 के तहत दंड का क्या होगा, आगे एक लाइन लिख लीजिए, आगे बताया जाएगा कि इसके साथ 509 भी पढ़ना है, घर पर एक बार देख लीजिएगा, आगे बताया जाएगा डिटेल में। लेकिन आपका 509 चलेगी तो दोनों को कोरिलेट किया जाएगा। ये इंटरव्यू में बना कि 294 और 509 में क्या अंतर है। दो अंतर तो अभी याद रखिए, तीसरा दंड में अंतर है और चौथा प्राइवेसी में। प्राइवेसी जरूर याद रखिए। 294 में कहीं भी एकांतता का भंग नहीं दिया गया है, जबकि 509 में अब 2013 में ये ऐड कर दिया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की प्राइवेसी या निजता या एकांतता या उसके पर्सनल जीवन में हस्तक्षेप करता है या पर्सनल बातों में, तो वह दंड का क्या होगा, भाग। और दंड की मात्रा भी 509 में बढ़ाई गई है, 3 साल। 1 साल की जगह कितना, 3 साल। देखिए तो सही है ना भाई, हाँ 3 साल भाई, पहले 1 साल था, बताया जाएगा अभी। अब लिखिए ना यहाँ, इसके बाद लिखिए 294A लॉटरी कार्यालय रखना। 294A
लॉटरी कार्यालय रखना, ये भी कम चांस रहता है पूछने का। लॉटरी कार्यालय भाई, जो लॉटरी अब तो बंद है। लिखिए अगला अध्याय, लिखिए भाई अध्याय 15। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। चैप्टर 15 से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। और अब तक के इतिहास में जो ज्यादा क्वेश्चन बना है वह 297 से बना है। भाई अगर आप चाहते हैं कि इस अध्याय की पूरी धाराएं न पढ़ें तो कम से कम एक धारा तो रट कर जाइएगा। कौन? 297 बताया जाएगा डिटेल में। लेकिन इसकी अध्याय 15 लिखिए भाई, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। हेडिंग डालिए, धर्म से संबंधित यानी कि रिलीजन से, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 295 से लेकर 298, 295 से लेकर 298 फिर बता दिया जाए भाई। आइए फिर एक बार इसकी भूमिका मानी जाए तो 2-4 मिनट तब सेक्शन शुरू किया जाए। देखिए आपका अभी हमने 44 का जिक्र किया था आपका, जब अश्लीलता आई तो आपका फिर 44 का जिक्र करना पड़ेगा आईपीसी की धारा 44 क्षति को स्पष्ट करती है। क्षति मतलब अवैध रूप से जो पहुंचाई गई हो, या तो शरीर को या संपत्ति को या जाति को, और अंतिम हमने बताया था मन को। तो जो ये धर्म संबंधी अपराधों का उल्लेख किया गया है, ये मन की धार्मिक भावनाओं को डिस्टर्ब करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अध्याय है ये संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शरीर को भी नहीं, न ही जाति को, बल्कि जो धार्मिक मन की धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचाई जाती है। अब 2-4 ठेस पहुंचा दीजिए। कोई राम को गाली दे, कोई श्याम को गाली दे, कोई अल्लाह को गाली दे, इसको गाली दे, तो ये सब आपका क्या है? धर्म संबंधी अपराध है, इसमें कोई शक नहीं। या धार्मिक स्थल को अपवित्र कर दीजिए, अंतिम संस्कार में बाधा डाल दीजिए, लाश लेकर ही भाग जाइए, लाश का अपमान कर दीजिए, पैर से लाश मारिए, ये सब धर्म का अपमान है। तो आपका नियम क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो अपने धर्म का पालन करे लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान न करे। यानी कि आप अपनी धर्म की मान्यताओं को मानिए लेकिन दूसरे के धर्म की मान्यताओं का अपमान न करिए। और यही विश्व में नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कट्टरता भी बढ़ती जा रही है और प्रत्येक धर्म वाले अपने धर्म को ऊंचा मानने लगे हैं, इसलिए और कट्टरता बढ़ती जा रही है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी आपका फ्रांस का उदाहरण आया, ऑस्ट्रेलिया का आया, स्वीडन का आया, जहाँ की पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र बनाया गया था और तमाम हंगामा मचा, पूरे विश्व में हंगामा मचा और आपका तमाम बातें हुई। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि धर्म संबंधी अपराध आपका बहुत गंभीर अपराध है, दिमाग पर असर, मन पर ज़्यादा करते हैं। और भारत में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान और तमाम देशों में इस निंदा अर्थात अल्लाह की निंदा करना मृत्यु दंड से दंडनीय है। और भारत में आपका गाली दीजिए राम श्याम अल्लाह और इसको, तो आपका यही अपराध है। अध्याय 15 और धारा 295 से लेकर 298 कम दंड है। कई देशों में मृत्यु दंड है, मैं बता दूं, इस निंदा, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में भी है और कई देशों में, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। इसीलिए भारत में खूब लोग कूल जरूर बोलते हैं, यानी कि और कहते हैं कि हमारा अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन उसमें भी तो 8 अपवाद हैं कि 8 आधारों पर आपकी बोलती बंद कर सकती है सरकार। 19(1)(a) कितने आधारों पर रोक लगाई जा सकती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन से? 8।
अब दोनों में टकराव होता रहता है। भाई व्यक्ति कहता है कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, मैं बोलूंगा, लेकिन ऐसी बात बोलिए कि दूसरे की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। आहत होती है तो आईपीसी भी कहती है कि मैं आपके ऊपर काम करूंगी और क्या करूंगी, दंड दूंगी। अब आइए धारा लिखिए, एक लाइन भाई, एक लाइन लिखिए, तब आगे धारा शुरू किया जाए। धर्म संबंधी अपराध मन को क्षतिकारित करते हैं। ये पहला आप लिखिए, अभी धारा से न लिखिएगा। धर्म संबंधी अपराध किसको क्षतिकारित करते हैं? मन को। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है। अश्लीलता भी किसको क्षतिकारित करती थी? मन को। और ये अध्याय भी किसको क्षतिकारित करता है? मन को। यानी कि मन की धार्मिक भावनाएं व्यक्ति की क्या होती है? इच्छा। धारावाहिक देखा जाए, लिखिए धारा 295। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थल को क्षति करना या अपवित्र करना। उपासना के स्थल को क्षति करना या अपवित्र करना। क्षति करना मतलब तोड़ फोड़ कर देना, जैसे मंदिर को तोड़ देना, मस्जिद को, चर्च को, गुरुद्वारे को। और अपवित्र करना का मतलब ये हुआ कि मंदिर में गाय का मांस फेंक दीजिए और आपका मस्जिद में सुअर का मांस, तो यह क्या हो जाएगी? ये सब अपवित्र हो जाएंगे। और कौन सी धारा ऐसे अभियुक्तों पर लगेगी? 295। दंड लिखिए भाई, सजा लिखिए आपका 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। विदेश में ज्यादा दंड है, भारत में लाट में काले बनाकर चला गया, वही दंड चल रहा है। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। दो 295 ये लिखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कार्य, शॉर्टकट में लिखिएगा 295 कैपिटल ए लिखिएगा। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कार्य, जैसे कि मूर्तियां तोड़ दीजिए या राम को गाली दीजिए, अल्लाह का चित्र बना दीजिए, अल्लाह के बारे में उल्टा सीधा बोलिए, इसके बारे में बोलिए, गुरु नानक के बारे में बोलिए, तो ऐसी अपराध होगा ये सब। और की धारा से गवर्न होगा 295 से। दंड लिखिए आपका 2-3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। सबसे महत्वपूर्ण इधर की धारा 297 है, लिखिए कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना या आप लिख करके लिख लीजिएगा ताकि ज्यादा लिखवाने अपना पड़े। या शव की अवहेलना करना, आप लिख करके इसी में लिख लीजिए। मानव शव की अवहेलना करना या अंतोष्ट क्रियाओं में बाधा डालना। अंतिम संस्कार में क्या डाला जाए? बाधा। अधजली लाश ही लेकर भाग चले, या लाश गड़ी है तो लाशे को निकाल कर लेकर भाग जाइए, लाश को पैर से मारिए। जैसे हाथरस कांड में आपका सबसे अच्छा उदाहरण है, किस चीज पर एक बताया जाए भाई, हाथरस कांड। इसमें
जिसमें कि पीड़िता की लाश को रातों रात जला दिया गया और मिट्टी का तेल डालकर। ये शुद्ध रूप से शव का अपमान हुआ और लखनऊ हाई कोर्ट ने सुमोटो या स्वप्रेरणा से कॉग्निजेंस लिया और सब अधिकारियों को बुलाया और एडीजी और डीएम सबसे पूछा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से ये पूछा कि अगर आपकी लड़की रहती तो क्या आप यही करते, मिट्टी का तेल जला देते? तो चुप हो गए, बोलती बंद हो गई, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। और आपका डीएम तो हमेशा झूठ बोल रहा है कि आपका सम्मत से जलाया गया, सम्मत से, जबकि कई वीडियो हैं जो ये बता रहे हैं कि डीएम धमकी दे रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे तो हम ही लोग रहेंगे और तुम्हें रगड़ देंगे। अभी मीडिया वालों से क्या बना लो खुलेआम। अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वयं चाहिए था कि डीएम और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कम से कम अपने अवमानना के लिए उसको दंडित करता। वही हाल है, मामला चल रहा है, देखिए अब क्या होता है। अब लखनऊ हाई कोर्ट में अभी आपका चल रहा है और हाई कोर्ट के अंडर में ही सीबीआई, मैंने हाई कोर्ट के कंट्रोल में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगी। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी, रेप का भी, आपका हत्या का, सबका आपका SC/ST सब लगाकर चारों अभियुक्तों पर 173(2) में पुलिस रिपोर्ट सीबीआई मजिस्ट्रेट को भेज चुकी है। आपका भी आता, क्योंकि 90 दिन हो जाता तो ऐसे ही जमानत पा जाती। यानी कि शव का अपमान करना या शव की अवहेलना करना, गड़े हुए शव को लेकर भाग जाना और आदमी मर गया है उसका अंगूठा काट कर लेकर भाग जाना, ये किस धारा का अपराध होगा? 297 देखो हम लिखवाएंगे। एक केस इसमें आया और वह केस जानना है परमानंद कटारा वर्सेस भारत। अभी लिखवाते हैं भाई। परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि मृतक को भी अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक का अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए और हाथरस कांड में पीड़िता का अंतिम संस्कार असम्मान से किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं सक्षम था कि अपने अवमान के लिए कम से कम 6 माह तो सजा क्या कर सकता था, दे ही सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुस्त पड़ गया और योगी जी के चक्कर में आ गया और अब तक कुछ नहीं किया। जबकि मैं बता दूं, आपका 100 से अधिक महिला अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, 500 से अधिक LLB के छात्रों ने एप्लीकेशन दिया कि आप स्वतः कार्रवाई करिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या बन गया? मुकदम। यही आपका कानून है, तो इसके आगे हमारे बस की बात नहीं भाई। रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो एक और कहानी बता दें। ये समस्या ज़्यादा भाई, और मानना लोग डरवाने भी लगते हैं ना कि सर ने पप्पू कहा था, सर ने तो टेकू भी कहा था भाई, सर ने बुआ भी कहा था, बबुआ भी कहा था, भैया भी कहा था, सर ने तो सब कहा था। तो सर को कोई डर भय छोड़े हैं, जाकर मुकदमा करके जिसको करना हो। आगे देखिए भाई, इसमें देखिए आपका, इसको लिखिए, तब एक उदाहरण और पूछा जाता है। इसमें दंड पहले लिखिए, सब केस लिखवाते हैं भाई। सजा लिखिए इसमें 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसमें अगला लिखे परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस लिखे परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मृतक को अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। एक लाइन लिखिए,
मृतक को अधिकार है कि उसका अंतिम संस्कार ससम्मान किया जाए। यहाँ देखिए, अब समस्या लिख लीजिए, तब है 2-3 समस्या बनानी है। समस्या 2-4 बनानी है भाई। एक शव को कब्रिस्तान में गाड़ा गया और एक आदमी रात में आया और शव को लेकर चला गया, तो की धारा के तहत अपराध किया तो आपका 290 और शव के साथ दुराचार करना भी 297। और शव को अब ये पूछा जाता है, एक आदमी मर गया था, दूसरा आदमी आया और उसका अंगूठा काट के लेकर क्या किया, खराब हो गया, तो कौन सा अपराध किया? तो जो शव है वह आपका शव का अपमान किया। शव के अपमान मतलब अंगूठा काट कर क्या किया, लेकर भाग गया। लेकिन अगर शव में आपका अंगूठी हो और अंगूठा और इसलिए काट लिया कि अंगूठा भी लेकर भाग जाएंगे, अंगूठी भी भाग जाएंगे, तब 2 धारा मारिए, 404 और 297। और जबरदस्ती कहा कि अंगूठा लगाओ, अब पकड़ लिया, अंगूठा लगवा दिया कागज पर, तो कौन सा अपराध किया? चाहिए तो कौन सा किया? और ऐसे दिखा दिया तो देखिए भाई, लिखिए इसको 4 एंगल से लिखिए, क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए भाई, आपका अंगूठा पर दिखाया जाए, अंगूठा पर दिखाना जाए, लिखवाएंगे भाई। मृत व्यक्ति का अंगूठा काट लेना 297, धारा लिखते रहिए। 3-4 एंगल से पूछा जाता है। एक और एंगल इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो भी देखना है। मृत व्यक्ति का अंगूठा काट लेना, सिर भी काट लिया जाएगा तो यही धारा लगेगा। या दुराचार पूछे तो या अर्धजली लाश को लेकर क्या किया, करा दिया, नहीं कि दूसरी धारा लगा दीजिएगा। 297 लिख लिए। इसके बाद आपका लिखिए, जिंदा व्यक्ति का अंगूठा काट लेना, मृत नहीं जिंदा लिखवाया जा रहा है। 4-5 एंगल लिखिए, ये पूछा जा चुका है। जिंदा व्यक्ति का अंगूठा काट लेना, घोर उपहत, ग्रेवियस हर्ट 320, तो लिखिए 320 में क्या होगा, घोर उपहत। अगला लिखिए, यदि अंगूठे में अंगूठी हो, यदि अंगूठे में क्या हो, अंगूठी हो या कोई से और भी चीज हो सकती है भाई। यदि अंगूठे में अंगूठी हो और अंगूठे को काटा जाए, अंगूठी सहित काटा जाए, उसके साथ अंगूठी भी चली जाए, अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, तब आपका कौन सी धारा का अपराध होगा? तो 2 धाराएं मारिएगा, 297 और 404। 2 धारा लिखिए, 297 और 404, 404। यह भी झारखंड में पूछा गया था पिछली बार, 404 आ सकता है बिहार में। मृत व्यक्ति के पास जो संपत्ति है उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। अगला लिखिए भाई, आपका किसी व्यक्ति का किसी दस्तावेज पर बलपूर्वक अंगूठा चिन्ह लगाना, किसी व्यक्ति का किसी दस्तावेज पर बलपूर्वक अंगूठा चिन्ह लगवाना, ये कौन सा अपराध होगा? क्रिमिनल फोर्स, यानी कि आपराधिक बल। तो कहाँ परिभाषित है आपराधिक बल? 350 के 351, 350 आईपीसी सेक्शन लिखिए, 350। एक और क्वेश्चन थोड़ा समस्यात्मक है, उसको अभी देखकर बताया जाएगा, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। 1-2 क्वेश्चन अभी केस हम भी खोज रहे हैं। कई असल बात, कई लोग कई प्रकार के आंसर दे रहे हैं इसमें, तो अतः कई लोगों से पूछा गया तो भिन्न भिन्न राय थी। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है तो उसको बताया जाएगा, खोजा जा रहा है।
अगला ये भाई आइए अध्याय आगे बढ़ा जाए। अध्याय 16 भी छोड़ा जा रहा है। पहले अध्याय 17 से लेकर 23 तक हो जाए, तब अध्याय आपका 16 चलेगा। अध्याय 16 बाद में चलेगा क्योंकि फंस जाएगा भाई किसी। इससे अच्छा है कि फ्री के लिए बहुत ध्यान देना है। तो अध्याय 17 से लेकर 23, उसके बाद अध्याय 16 आएगा 4 क्वेश्चन। अब पता लगा कि पूरा समय ही खा जाएगा। इससे अच्छा ये है कि बड़ी हानि रोकने के लिए क्या कर दी जाए, रोकिए। 4 क्वेश्चन के लिए हम 10 क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। देखिए भाई आपका हेडिंग डाल लीजिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। 2 क्वेश्चन बनते हैं इधर से, यानी कि आपका क्वेश्चनों की भरमार रहेगी इधर से फ्री के लिए। अब तो मेंस के लिए बनने लगा है। अध्याय 17 हेडिंग डालिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं? तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का वर्णन पहला क्वेश्चन किस चैप्टर में आईपीसी के किया गया है? तो 17 यानी कि 17। हेडिंग डालिए, में लिखते रहिए ताकि अलग से लिखवाना ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेक्शन वाइज पूछा जाता है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक दिए गए हैं? तो 378 से लेकर 462 लिख लीजिए। तो 378 से लेकर 462, 378 से लेकर 462, 462। अब ये अगला क्वेश्चन ये आता है कंसेप्चुअल कि जो प्रॉपर्टी के विरुद्ध ऑफेंस दिए गए हैं, ये जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं आईपीसी में, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है और 3 वर्ग पहले बताया जाता तब लिखवाएंगे। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों को 3 वर्गों में आईपीसी बांटती है। पहला वर्ग है जिसमें कि व्यक्ति यानी कि पीड़ित या आहत अपनी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी छिन जाती है। तो पहला क्या है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाता है। दूसरा वर्ग हम बताएंगे जिसमें कि व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट किया जाता है, यानी कि व्यक्ति की संपत्ति क्या कर दी जाती है, नष्ट की जाती है। और तीसरा वर्ग हम बताएंगे कि व्यक्ति की संपत्ति नष्ट नहीं की जाती, लेकिन जो व्यक्ति का संपत्ति संबंधी राइट है, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधी जो अधिकार है, उस अधिकार का यानी कि संपत्ति संबंधी अधिकार का क्या किया जाता है, उल्लंघन यानी कि हनन यानी कि वायलेशन। 3 एंगल से हमें प्रॉपर्टी संबंधी अपराध देखने हैं। फिर एक बार देखिए, पहले में क्या होगा, व्यक्ति अपनी संपत्ति से क्या हो जाएगा, वंचित। दूसरे में क्या होगा, संपत्ति को क्या किया जाएगा, नष्ट। और तीसरे में नष्ट नहीं बल्कि जो व्यक्ति की प्रॉपर्टी संबंधी राइट है उसका क्या किया जाता है, उल्लंघन। तो ये जो वंचित कर दिया जाता है 378 से लेकर 400 आपका 24 तक है, नष्ट किया जाता है तो 425 से लेकर 440 तक। और अधिकार का उल्लंघन तो 441 से लेकर 400। ये आपका कह सकते हैं कि कवर करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन बने। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए तो संपत्ति संबंधी अधिकारों को नहीं, लिखिए संपत्ति संबंधी अधिकारों को, अपराधों को, ये गलत हो गया। लिखिए संपत्ति संबंधी अपराधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसको लिख लीजिए, संपत्ति संबंधी अपराधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 3 वर्ग बना लीजिए। तो पहला लिखिए
3 वर्ग शॉर्टकट में बनाइए। फर्स्ट लिखिए, पीड़ित व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, माने संपत्ति छीन जाती है। शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए भाई। फर्स्ट, पीड़ित व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, माने संपत्ति छीन जाती है। तो ये सेक्शन दिया गया, लिखिए 378 से लेकर यानी कि 378 से लेकर 424 सेक्शन लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए दूसरा उपाय। दूसरा लिखिए, व्यक्ति की पीड़ित की संपत्ति नष्ट की जाती है, माने रिष्टि यानी कि आपका नुकसान पहुंचाया जाता है। सेकंड में लिखिए, पीड़ित की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। हो सकता है नया क्वेश्चन ये बन जाए, बना नहीं है, बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है बिहार आयोग का। ऐसे ही क्वेश्चन अब फालतू पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है भाई, पीड़ित की संपत्ति क्या होगी, नष्ट। तो नष्ट होगी तो रिष्टि या मिस्चिफ या दोष या हानि होती है। और ये 425 से लेकर 440 तक लिखिए धारा। 425 से लेकर कहाँ तक, 440। अगला लिखिए, व्यक्ति की संपत्ति संबंधी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार का वायलेशन होता है। ये दिया गया है आपका 441 से लेकर 462। 441 से लेकर 462। आइए तीनों का आपका देखा जाए भाई। एक एक उदाहरण पहले देखा जाए, आपका एक एक लाइन तब इसको कंसेप्ट बनाया जा पहले। पहला का हम उदाहरण देख रहे हैं, ए बी की सम्मत के बिना इसकी गाय लेकर फरार हो गया। तो गाय से बी अपनी गाय से वंचित हो गया, तो आपका चोरी हुआ। यानी कि पहला आपका इस संपत्ति से बी को क्या कर दिया जाए, वंचित। दूसरा उदाहरण, ए बी के मकान में आग लगा देता है, तो लेकर भगा नहीं बल्कि मकान को जलाकर क्या कर दिया, धुआं यानी कि राख कर दिया। तो ये संपत्ति को नष्ट किया गया। तो 425 से लेकर कहाँ तक, 440। और ये है बी के मकान में बिना बी की अनुमति के प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने का इरादा सद्भावना में नहीं बल्कि क्या था, दुर्भावना। मतलब क्या हुआ, इसका इरादा ये था प्रवेश करते समय कि हम अपराध करेंगे। एक और पॉइंट पकड़ना है, वो भी पूछा जाता है कि प्रवेश करते समय इरादा अपराध करने का नहीं था, लेकिन जब प्रवेश कर लिया घर में तब इरादा बदल गया और इरादा क्या हो गया, अपराध करने का। देखा कि कोई घर में है नहीं, चलो यही मौका है, इसी मौके पर क्या मार दिया जाए, चौका छक्का। जैसे बिहार ने मौका दिया है भाई, कई लोग लगे हैं पूरी ताकत से इसी मौके का पूरा क्या उठाया जाए, फायदा। ये सही बात है भाई, फायदा उठाना भी चाहिए। मौका बार बार थोड़े मिलता है, मौका बार बार नहीं मिलता। आपका ये भी याद रखिए, अब इतनी वैकेंसी पता ना बिहार में कब आए, तो आपका अच्छे से तैयार रखिए। और 7 फरवरी तक आपका लक्ष्य होना चाहिए सबका, कि किसी भी हाल में पहली बाधा हम पार कर, यानी कि प्री नर्सरी। उसके बाद आपका 10 फरवरी से मेंस का स्पेशल बैच लगाया जाएगा, यानी कि बिहार एपीओ के, मैं बता दूँ 3-4 दिन बाद। लेकिन इस समय पहला आपका कर्तव्य है कि पहली बाधा हर हाल में हम क्या करें, पार। 50,000 लोग हैं, और जो ये सोच रहा होगा कि हम तो बहुत पढ़ाकू हैं, बिना रिवीजन किए क्या करेंगे, बाजी मार लेंगे, तो भाई बाजी मार लेंगे, वही लोग धोखा खाते हैं। तो रिवीजन करते रहिए। लाख आप पढ़े हों, और लाख मैं भी पढ़ाया हूँ कई बार। एपीओ का कई बार बैच चला है, लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ न कुछ नई बात बेहरक से क्या होती है हर एक बार,
नहीं निकल ही जाती है और हमेशा क्वेश्चन के मॉडल के अनुसार निकलती है। तो अब चूँकि बिहार का मॉडल निगेटिव ज़्यादा है तो निगेटिव हम क्वेश्चन सुबह शाम दोनों टाइम ज़्यादा निगेटिव पर ध्यान दे रहे हैं और फंसाने वाला क्वेश्चन 3-3 बार बता रहे हैं। आपका देखिए यानी कि आपका संपत्ति संबंधी यानी कि अपराध करने का इरादा घर में घुसते समय नहीं था, लेकिन बाद में इरादा क्या हो गया, बदल गया, तब भी आपराधिक अत्याचार या क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाए। इसका मतलब कि आप व्यक्ति के घर में घुसे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी व्यक्ति का जो संपत्ति या प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार है, आपने बिना पूछे उसके घर में प्रवेश किया तो आपने अपराध किया। और कौन सा अपराध किया? क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अत्याचार। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है भाई, कौन दंडनीय है? दे देगा अत्याचार करना और इसी में दे देगा आपराधिक अत्याचार, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन दंडनीय है बताइए? तो पाठ पढ़े है ना। देखिए आपका केवल ट्रेसपास दंडनीय नहीं, मैं बता दूं, यानी कि केवल अत्याचार करना दंडनीय नहीं है। अत्याचार तब दंडनीय होगा जब अत्याचार आपका ट्रेसपास आपका कह सकते हैं कि अपराध कारित करने के इरादे से किया गया हो या लगा के या अत्याचार सद्भावना पूर्वक किया गया, लेकिन प्रवेश करने के बाद व्यक्ति का इरादा क्या हो गया, जहाँ बिहार क्वेश्चन बनाता है टाट में जाकर। फिर एक बार अत्याचार, केवल अत्याचार जो आपराधिक न हो वह अपकृत्य जरूर है, उसके लिए हम क्या वसूल सकते हैं, मुआवजा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है टाट में कि अत्याचार ऐसी रीट है, यानी कि जो सामान्य और विनफील्ड वाले पूछा भी गया था सपोज थाने का सीधा, तो सबसे पहले कौन सा कबूतर आया, ट्रेसपास ही आया। यानी कि सबसे पुरानी रीट, ये रीट न जान लीजिएगा, 5 सबसे पुरानी लेखी या सामान्य उसे रीट कहते हैं या लेखी कौन सी थी, तो वह कौन सी लेखी थी, ट्रेसपास। और ट्रेसपास का एक और बहुत महत्वपूर्ण आपका कह सकते हैं कि आपका माने ये आता है मामला आपका एक्शनेबल पर्सी। एक्शनेबल पर्सी का मतलब हुआ स्वतः अनियोज्य दावा। स्वतः अनियोज्य दावा का मतलब ये हुआ कि वादी को 1 पैसे का नुकसान न हुआ हो, फिर भी वादी प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा करके मुआवजा वसूल सकता है। और वो सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, ट्रेसपास। यानी कि ए बी के घर में प्रवेश किया, अपराध का इरादा नहीं था और बी की सम्मत के बिना किया है, तो बी को भले 1 पाई का नुकसान न हुआ हो, बी ए से क्या वसूल सकता है, मुआवजा। और सबसे पहले कबूतर खाने में कबूतर पड़ाता हुआ जो आया वह कौन था, अत्याचार। तो आपराधिक अत्याचार जब बताया जाएगा तो और हल्का सा हम क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे। आइए पहला चला जाए ऐसे कार्य जहाँ की व्यक्ति अपनी संपत्ति से क्या हो जाता है, वंचित। तो पहले संपत्ति का प्रकार भी जानना है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल, यानी कि एक चल या जंगम और एक स्थावर या अचल। चल संपत्ति को मूवेबल प्रॉपर्टी और अचल को इमूवेबल या अस्थावर। संपत्ति का रूप परिवर्तित होता रहता है, वही संपत्ति चल से अचल में कन्वर्ट हो जाएगी और अचल से किस में, चल। अब अगला देखिए आपका, अब पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा अपराध चल संपत्ति के प्रति और कौन अचल के प्रति। तो बताइए चोरी किस संपत्ति के प्रति अपराध है, चल। अपराध चोरी चल हो गया। एक्सटॉर्शन या उद्यापन किस संपत्ति के प्रति अपराध,
चल अचल दोनों। तो लूट किस संपत्ति के विरुद्ध अपराध है? चल अचल दोनों, क्योंकि एक शासन से जो कन्वर्ट होगा राबरी में वह तो चल अचल दोनों है। डकैती की संपत्ति चल अचल दोनों। और यूपीजेपीओ में आया कि आपराधिक दुर्विनियोग की संपत्ति के प्रति अपराध है चल, और आपराधिक न्यास भंग चल अचल दोनों। तो कौन से इधर अपराध आपका केवल चल के प्रति हुए? दो अपराध, चोरी और आपराधिक दुर्व्यवहार। लिखवाएंगे, पहले समझिए क्वेश्चन से। जो भी आपके अपराध हैं, यानी कि ये 5, 6, 10, 6, 7, उनको भाई अच्छे से तैयार रखना है। और मेन रूप से ये जरूरी है कि आपके दिमाग में कुछ सेक्शन बैठे, और सेक्शन के अलावा और जरूरी है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वे बैठे। भाई हम एक का उदाहरण देखते हैं अपराधों में। जो प्रथम अपराध है, एक उदाहरण एक लाइन देखना है सारे अपराधों पर, अभी सेक्शन ना पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए और उसके बाद से आपका पढ़ाया जाएगा। भाई आपका 4-5 अपराध देखा जाए, चोरी या थेफ्ट देखा जाए, उद्यापन या एक्सटॉर्शन देखा जाए, इसके बाद आपका राबरी या लूट देखा जाए, इसके बाद आपका डकैती देखा जाए, इसके बाद आपराधिक दुर्विनियोग देखा जाए, और इसके बाद आपराधिक न्यास भंग यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसको कि गबन या अमानत में खयानत कहा जाता है। गबन सुने नहीं? गबन कर लिया, प्रेमचंद की जाकर पढ़ लीजिएगा, पूरा गबन कर लिया। यानी कि जैसे कि 1-2 लोग आए भाई दूसरे के माध्यम से, भाई सबको सूचित किया जाता है, भाई ये भी गबन बता दिया जाए, क्योंकि ये धोखा हमारे साथ भी हो चुका है। तो आप सबको सूचित किया जाता है कि जब भी कोई फीस उसकी बात करनी हो या देना हो तो डायरेक्ट दीजिए, किसी के माध्यम से ना दीजिए। उसमें भी गबन लोग कर देते हैं, और 1-2 टीचर भी हमारे साथ गबन कर दिए, लिए अधिक पैसा और हमें दिए कम पैसा, और बाद में लड़के ने राज खोल दिया। तो भाई जो भी बात करनी है वो डायरेक्ट करिए, किसी के माध्यम से नहीं। मैं फिर बता दूं, आप फोन कर लीजिए, ज़्यादा समस्या हो फोन 9 बजे रात के बाद करिए, क्योंकि 9 बजे तक भाई वीडियो व्यस्त आदमी रहता है और कार्यों में, व्यक्तिगत कार्य भी है। तो 9 बजे के बाद ही फोन करिए, दिन में भाई फोन ना करिए। अति आवश्यक हो तभी करिए, कुछ पूछना हो तो दिन में न पूछिए, क्योंकि दिन में समय ही नहीं है बताने का। आपको रात में फोन कर सकते हैं। गबन तो कम से कम 5 अपराध का तो कंसेप्ट क्लियर करिए। चोरी चोरी चुपके चुपके, तो पहला आया कि चोरी चुपके सोचे कि खुलेआम चुपके सोचिए। चोरी किस संपत्ति होगी? चल क्या चल संपत्ति होगी। चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है कि स्वामित्व के? कब्जे के विरुद्ध, अर्थात स्वामी अपनी ही कुछ दशाओं में चोरी के लिए क्या हो सकता है? संपत्ति दंडनीय हो सकता है। अब अगला, संपत्ति संबंधी अपराधों में आपका चोरी कौन स्थान पर है? कौन सा पहले पढ़ना है? चोरी। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में सबसे पॉपुलर अपराध और पहले क्रम पर लॉर्ड मैकाले ने चोरी को रखा, और इसीलिए रखा कि लोग चोरी की परिभाषा पढ़ते पढ़ते उलझ जाएंगे। ये सही बात है, कितने कंसेप्ट है कि आप उलझ जाएंगे, तो बताया जाएगा, भाई समय लगता है इसमें। तो चोरी के 5 आवश्यक तत्व हैं, और 5 आवश्यक तत्व अगर मिल जाए तो वह कार्य चोरी, और नहीं मिलता तो चोरी नहीं। तो 5 तत्व कम से कम याद रखिए। संपत्ति कैसी संपत्ति हो? जब संपत्ति किसी के क्या हो? कब्जे में, तो क्या लाबादा या लावारिस संपत्ति की चोरी हो सकती है? तीसरा, कब्जेधारी की सम्मति के बिना उसे हटाया गया हो या ले जाया गया हो, और ले हटाते समय इरादा अच्छा हो कि बुरा? तो बुरा इरादा हो मतलब कि बेईमानी, यही यूपी जे में बना है।
कि अगर प्रॉपर्टी हटाते समय इरादा यानी कि तात्कालिक इंटेंशन डिसऑनेस्टली या बेईमानी का हो तो ये थेफ्ट या चोरी होगी। और यदि बाद में बेईमानी का इरादा हो जाता है, एक क्वेश्चन यूपीजे में आता है इस पर, तो कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग 403। एक उदाहरण अच्छे से देखिए, यहाँ से उदाहरण बनते हैं। तो आपराधिक दुर्विनियोग में कौन सा इरादा पश्चातवर्ती होता है इरादा की पूर्ववर्ती बेईमानी का, और तात्कालिक किसमें होता है? संपत्ति हटाते समय चोरी। एक उदाहरण सटीक देखिए कि एक व्यक्ति है मंदिर में दर्शन करने गया और आपका बाहर आया तो देखा कि उसका पुराना जूता फट गया था, ठंडी का मौसम था, और दूसरे का नया जूता देखा और नाप कर क्या हुआ? जंप। तो आप लोग बताइए, तो जिस समय वह जूता दूसरे का उठाया उस समय उसके मन में बेईमानी थी कि नहीं? ठीक। तो कौन सा अपराध किया? चोरी। अब इसी उदाहरण को थोड़ा चेंज करिए। एक आदमी मंदिर में दर्शन करने गया, तब तक अचानक फोन आता है और हड़बड़ाहट में भागता है, किसका चप्पल पहना किसका जूता ये देखता ही नहीं, और दूसरे का जूता पहनकर और अपने घर चला जाता है। जब 1 घंटा बीत जाता है तो अस्थिर होता है, तब देखता है बाहर आकर कि हमने तो दूसरे का जूता क्या किया है? पहन लिया है। अब उसका क्या कर्तव्य है? भाई भूल हो गई, जल्दीबाजी में मिस्टेक, तो उसका कर्तव्य है कि जाकर असली आदमी को जूता क्या करे वापस। लेकिन अब उसके मन में बेईमानी आ रही है कि चलो हमारा जूता फटा था और ठंडी का मौसम है, ये नया जूता है 3-4 हजार वाला, क्यों हम वापस करें? बताइए, अब उसके मन में बेईमानी आई तो बेईमानी का असर तात्कालिक था कि पश्चातवर्ती? कौन सा अपराध होगा? आपराधिक दुर्विनियोग। अगला क्वेश्चन, चोरी का सार क्या है? एक दो बार पूछा जाता है। तो चोरी का सार है बेईमानी का आशय। ये जो डिसऑनेस्टली इंटेंशन में बताया, यही चोरी का क्या है सार। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि बेईमानी का मतलब क्या हुआ? ये एमपीए ने बनाया, लेकिन को क्वेश्चन का मॉडल बनाना है, सैकड़ों क्वेश्चन हमें अचीव कराने हैं, आपका ही न था रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन बनता है ये कि बेईमानी कहाँ परिभाषित है? एमपीजे ने बनाया, तो सेक्शन 24 में बेईमानी का मतलब क्या हुआ पूछ लिया। सदोष लाभ यानी कि रामफुल गेन, सदोष हान यानी कि रामफुल लॉस, दोनों इन और दे देगा अगला ऑप्शन सदोष लाभ या सदोष हान, और चौथा दे देगा सदोष लाभ और सदोष हान। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बीच में या रहे वह ऑप्शन सही है, यानी कि या और ना मार दीजिएगा, या मारिएगा। देखिए यहाँ पर एक पूछा जाता है समस्या, उसको भी बता दें कि मेरा का समस्या पूछा जाता है, यानी कि अगर आपका चोर को केवल लाभ हुआ गलत तरीके से और जिसकी संपत्ति उसे 1 पाई का नुकसान न हुआ हो तब भी बेईमान, और दूसरा जिसकी संपत्ति उसको लाभ हुआ माने उसको हानि हुई और चोर को 1 पैसे का भी लाभ नहीं हुआ तब भी बेईमान। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लिखा गया है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जिसकी संपत्ति गई है उसको हानि हो और चोर को कुछ क्या हो लाभ, एक ही पर्याप्त है। तो देखिए आपका एक पर्याप्त है, तो आपका के मेहरा का मैथ्स में भी केस आया है। देखिए इस पर हम बता रहे हैं भाई के मेहरा का केस है। ये एक व्यक्ति है, भारत सरकार की जहाज को उड़ाकर पाकिस्तान ले जाता है, पाकिस्तान की सरकार जहाज को जब्त कर लेती है और एक को भारत लौटा देती है भारत को। एक पर भारत सरकार की जहाज की चोरी का मुकदमा होता है। ये यही आपका तर्क उठाता है कि हजूर
भले हमने जहाज चोरी की, लेकिन बेईमानी का इरादा नहीं था, क्योंकि भाई 24 में बेईमानी का मतलब हुआ कि हमें कुछ लाभ हो और सरकार को क्या हो, हानि। और हमें तो एक पाई का लाभ नहीं हुआ, सरकार को हानि हुई और जहाज सरकार का चला गया। तो न्यायालय ने वही आ शब्द पर कहा कि बेईमानी या डिसऑनेस्टली इंटेंशन का मतलब और नहीं क्या है। यानी कि अगर आपका एक पक्षकार को सदोष लाभ हुआ और दूसरे को कोई हानि नहीं हुई तब भी बेईमानी, और एक पक्षकार को सदोष हानि हुई यानी कि सरकार को नुकसान पहुंचाया गया और चोर को कोई लाभ नहीं मिला तब भी बेईमानी। तो बीच में और नहीं क्या लिखा है, क्या बताइए, दंडित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सरकार को उसने नुकसान पहुंचाया, भले उसे एक पाई का लाभ। तो बेईमानी पर ये बेईमानी आपका चोरी का सार है। देखिए अब आगे, ये समझता है कि ये जो चल संपत्ति है वह उसकी है और सद्भावना पूर्वक सम्मत के बिना ले जाता है, तो सद्भावना पूर्वक अच्छे से समझा कि हमारी है, तो क्या कोई अपराध किया नहीं? क्योंकि संपत्ति हटाते समय उसके मन में डिसऑनेस्टली, लेकिन बाद में पता लगा कि हमारी नहीं थी, तो उसका कर्तव्य बनता है कि वह असली मालिक को क्या करे, वापस। अगर वापस नहीं करता तो चोरी नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी हटाते समय उसका यहाँ से बेईमानी का, तो कौन सा अपराध करेगा? आपराधिक दुष्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि लावारिस, लावारिस यानी कि बिना दावे की। बिना दावे की का मतलब ये हुआ लाबादा, लाबादा कहा जाता है। लाबादा प्रॉपर्टी की चोरी होगी कि नहीं? तो लाबादा या पड़ा हुआ माल या लावारिस सामान की चोरी नहीं होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के भाई चोरी बताया गया। आइए एक्सटॉर्शन देखा, चोरी आपका तो दो चार लाइन बताना है, क्योंकि सेक्शन वाइज तो पढ़ाना ही पड़ेगा। एक्सटॉर्शन का मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति के भय में डाला तो तुरंत क्षति को पकड़ना है। तीसरी बार आज बताया जा रहा है क्षति को आईपीसी में कहाँ स्पष्ट किया गया है? 44 में। क्षति मतलब कौन सी क्षति? मन की, शरीर की, संपत्ति और कौन? जाति। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया और भय दिखाकर या तो कोई चल संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या धन ले लिया। किसी को शुद्ध भाषा में उद्यापन, अपकर्षण या इंग्लिश में एक्सटॉर्शन कहा जाता है। तो चारों पर एक एक शब्द दिखा दिया जाए तो चारों शब्दों पर एक एक उदाहरण दिया जाता है। देखिए, ए बी से कहता है कि 5 लाख रुपया नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो किसकी क्षति दिखाया? शरीर। ए बी से कहता है कि 5 लाख रुपया नहीं दिए तो मैं तुम्हारा मड़ैया में आग लगा दूंगा, मैंने झोपड़ी में आग लगा दूंगा, मकान तुम्हारा जला दूंगा, बाइक फूक दूंगा। तो ये भी कौन सी क्षति का भय दिखाया गया है? संपत्ति। ए बी से कहता है कि अगर तुम 5 लाख नहीं दिए तो ये पेपर में तुम्हारे खिलाफ मानहानिकारक कथन छपवा दूंगा। ये ख्याति की संपत्ति का भय और मन का भी बताया गया कि अगर तुम क्या करोगे, 5 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारे धर्म का मैं क्या कर दूंगा? अपमान। या ये जो अश्लील तुम्हारा वीडियो है सोशल मीडिया पर क्या कर दूंगा? बहुत ब्लैकमेलिंग आजकल हो रही है, यानी कि वायरल कर दूंगा, इज्जत तार तार हो जाएगी, तो तुम्हारी क्या होगी? चली जाएगी। भाई आपका ये भी अब आगे बताया जाएगा, डिटेल में चलेगा। तो ये एक्सटॉर्शन पर 4 उदाहरण याद रखना है। अब राबरी आइए, लूट। ये लूट कोई स्वतंत्र अपराध नहीं। पहला क्वेश्चन, ये स्वतंत्र अपराध नहीं है, ये सीरियस रूप है। किसका? तो लूट में कौन से 2 अपराध शामिल होते हैं? चोरी और उद्यापन। लूट किसका गंभीर रूप है? जो या तो थेफ्ट का या एक्सटॉर्शन का।
यानी कि यही चोरी कुछ कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लूट में, और यही एक्सटॉर्शन कुछ कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रॉबरी। तो अब समस्या देखिए यहाँ भाई, संपत्ति हमें बताते रहनी, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, चोरी किस संपत्ति होती है, चल, उद्यापन, चल और अचल। तो रॉबरी पूछ ले कि किस संपत्ति का, क्योंकि लूट से भी रॉबरी और उद्यापन से भी, तो जो उद्यापन से रॉबरी में कन्वर्ट होगा वह तो चल अचल दोनों है। तो आपका ये, हाँ, अगर ये पूछे कि चोरी से जो लूट में कन्वर्ट हो रहा है तब लूट की संपत्ति, तब चल मारिए। और ये पूछे कि एक्सटॉर्शन से जो रॉबरी में कन्वर्ट हो रहा है वह किस संपत्ति का, तो चल अचल दोनों। लेकिन अगर अलग से न दे और केवल ये दे दे कि रॉबरी किस संपत्ति का, लूट किस संपत्ति की, तो चल अचल दोनों मारना है, क्योंकि आपका दोनों से मिक्स करके पूछ रहा है। तो क्या लूट स्वतंत्र अपराध है कि नहीं, किसका गंभीर रूप है, चोरी का, उद्यापन का, आपका ये बताया जाएगा। डकैती आई, लूट का सार क्या है पूछा जाता है, भय, हिंसा नहीं, भय, यानी कि आपका चोरी में अगर भय दिखा दिया गया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लूट। आगे बताया जाएगा भाई। डकैती, लूट का यानी कि लूट का गंभीर रूप डकैती है। इसका मतलब ये हुआ कि चोरी और उद्यापन का सबसे सीरियस रूप ही आपका क्या है, डकैती। लूट और डकैती में केवल और केवल जो डिफरेंस है वह सद संख्या का है। अगर वही का 4 या 4 से कम व्यक्ति करेंगे तो लूट, और कम से कम 5 हो गए तो क्या, डकैती। डकैती एक ऐसा अपराध है जो डकैती के लिए एकत्रित होना, डकैती की तैयारी करना, डकैती का प्रयत्न करना और डकैती करना, चारों कंडीशनों में क्या बनाया गया है, दंड। ये आपका वहाँ का मॉडल है, राजस्थान का पूछा गया था कि कौन सा अपराध है जो सब आपका इन चरणों में दंडनीय है, एकत्र होना, तैयारी करना, प्रयत्न करना और डकैती करना। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, चारों में दंडनीय। इसके बाद आता है आपराधिक दुर्विनियोग आती है। आपराधिक दुर्विनियोग का मतलब हुआ कि आपका संपत्ति का मिसयूज करना। यहाँ एक क्वेश्चन बस आप दिमाग में बैठाए रहेंगे कि अगर कोई लावारिस या बड़ा माल पाता है और बिना मालिक को खोजे अपने लिए उसका क्या करता है, यूज या बेच कर पैसा बना लिया, तो कौन सा अपराध किया। आपका क्या जवाब रहेगा, आपराधिक दुर्विनियोग। आपराधिक दुर्विनियोग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो यूपीजे ने बनाया, जो इरादा होता है वह तात्कालिक बेईमानी का नहीं होता, बल्कि क्या होता है, पश्चात पूछा गया था। और क्वेश्चन जो यूपीएपी और जे में आता है वह क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए एक शब्द पर आपका अंतर आ जाएगा, शब्द ध्यान से पकड़िए। एक पर्स गिरा था और ये रास्ते से जा रहा था, एक उस पर्स को उठा लिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ए ने कौन सा अपराध किया। तो क्या केवल पड़ा हुआ चल संपत्ति उठाना कोई अपराध हो गया? नहीं। लेकिन एक शब्द घुमाता आयो, एक पर्स देखता है पड़ा हुआ, नहीं जानता कि किसका है, अपने लिए उठा लिया। तो जमीन आसमान का अंतर है, उठा लिया यानी कि इसका मतलब क्या, मिसयूज नहीं किया। और एक शब्द हम बता रहे हैं, अपने लिए उठा लिया, यानी कि अपने लिए उठा लिया तो कौन सा अपराध कर दिया, आपराधिक। फिर एक बार सब देखिए, यही सब टेक्निकल क्वेश्चन है कुछ। किसी पड़ी हुई चल संपत्ति को उठाना, हाँ भाई आप ये पूछा गया था जे में, आपराधिक दुर्विनियोग की संपत्ति का प्रति अपराध है, चल अचल नहीं। तो किसी पड़ी हुई चल संपत्ति को उठा लेना
कोई अपराध नहीं। लेकिन अगर ये दे दे कि अपने लिए उठा लेता है, इसका मतलब कि उसका इरादा नेक नहीं है, तो कौन सा अपराध हो गया? आपराधिक दुष्ट। अपने लिए मतलब अपने युद्ध के लिए या बेचने के लिए। इसी प्रकार आपका जो ये गबन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या अमानत में खयानत या आपराधिक न्यास भंग में एक क्वेश्चन जरूर याद रखिए जो आपका गलत होता है लोगों द्वारा। आपका टेक्निकल ज़्यादा चल रहा है आज और वहीं पकड़ना है बातें। अब नए लोग हो या पुराने, भाई अगर जब तक ये सब बातें नहीं पकड़ेंगे दो चार, तब तक कंपटीशन निकालना मुश्किल है। यानी कि विश्वासघात करना। विश्वासघात का मतलब ये हुआ आपराधिक न्यास भंग। पहला क्वेश्चन, आपराधिक न्यास भंग किस संपत्ति का होता है? किस संपत्ति के प्रति अपराध है? मुएबुल, इमुएबुल दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे पर विश्वास किया और दूसरा व्यक्ति विश्वासघाती निकला, इसी को हम क्या कहेंगे? गबन कर दिया। अब तीन उदाहरण देखिए, एक सामाजिक और दो लीगल, जहाँ से लोग खूब गलती करके आते हैं और उसी गलती को सुधारना है बिहार व्यक्तियों। भाई आपका ध्यान से देखिए भाई, पहले मान लीजिए कि भाई इलाहाबाद में बाढ़ आ गई और कई क्षेत्रों में पानी भर गया, तो एक लड़का था, अपना सिलेंडर उठाया और अपने मित्र बी के पास क्या किया? रखा और कहा कि जब बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, गांव से मैं आऊँगा, तब ये सिलेंडर ले जाऊँगा। बताइए बी पर विश्वास किया कि नहीं कि हमारा सिलेंडर रखेगा, और बी ने विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात का मतलब सिलेंडर बेचकर पैसा बना लिया और रूम छोड़कर क्या हुआ? फरार मैंने कहीं और ले लिया। इलाहाबाद में तो लोग करते हैं, इधर लिए हैं तो ले लिए, ये तो बहुत चलता है कि ज्यादा उधार ले लिए हैं, वैसे कहीं रूम ले लीजिए जो कोई न जान पाए, यानी कि पहुँच ही नहीं पाएंगे। लेकिन इलाहाबादी लड़के भी खोजी कुत्ता होते हैं। अगर आप कछार में भी ले लिए तो पता करते करते वो दिन भर साइकिल चलाते रहेंगे। 10 रुपया के लिए दिन भर साइकिल चलाएंगे और शाम तक क्या करेंगे? हाँ, ये भी याद रखिए। अभी आपका कई मने लोगों ने कहा फोन करके कि बिहार की मेरिट तो भाई हाई हो जाएगी, तो हुआ कि भाई क्यों हाई होगी? तो कई लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ही तो बिहार की मेरिट ऊंची उठा दी है। दिल्ली वाले लड़के कहीं के आपका 140, 50, 55 तक है और यहाँ के ज्यादा लड़के 160 से ऊपर है। मैं बता दूं 172, 75 वाले भी यहाँ मैंने बैठे भी लोग हैं और अभी पुराने लोग नहीं भी आ रहे हैं। भाई आपका काफी लोग मेरिट चढ़ाए हैं, तो आप लोग भी प्रयास करिए कि बिहार में क्या करिए, मेरिट अपनी मेरिट चढ़ाइए, दूसरे से हमें क्या मतलब है, आपका तो सही जाए। तो अगला देखिए, ये सामाजिक गबन हुआ। कौन सा अपराध बी ने सिलेंडर बेचकर किया? कब? आपराधिक न्यास भंग यानी कि गबन, यानी कि अमानत में क्या किया? खयानत यानी कि विश्वास। तो बस एक बात याद रखिए, जहाँ विश्वास किया जाएगा और दूसरा आदमी क्या करेगा? विश्वासघात करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आपका आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। गुरु चेला का उदाहरण एक बता दिया जाए, तब कानूनी भाई। गुरु ने क्या किया कि चेले ने क्या किया भाई? गुरु पर विश्वास किया और अपना 100 रुपया गुरु को दिया कि आप रखे रहिए, और विश्वास किया कि गुरु हमें बाद में क्या करेंगे? वापस करेंगे। और गुरु निकले पूरे गुरु घंटा और आपका 100 रुपया का मिठाई खा लिए। अब कह रहे हैं कि वापस नहीं करूँगा, मैं तो इसका मिसयूज कर चुका हूँ। तो गुरु ने कौन सा अपराध किया? आपराधिक न्यास। और तुरंत इस आपका क्वेश्चन को पलट दीजिए। गुरु ने चेले की इच्छा को दबाया और चेले को भरमाया, डोमिनेट किया और 100 रुपया ले लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट में बताइए कौन सी धारा अप्लाई होगी? पिछले बार का बिहार का क्वेश्चन 16 यानी कि धारा 16 और सम्यक।
इन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगला देखिए, दो दृष्टांत लास्ट में बताते हैं। आपका काफी क्वेश्चन आज फ्री के निकले, इसमें शक नहीं है। अब जो पकड़ने वाला रहेगा 15-20 क्वेश्चन मैं निकाल दिया हूँ। 2 क्वेश्चन हीटेड अब बचे हैं, उसी को आपको पढ़ना है और तो पढ़ा ही जाएगा। ठीक है, आपका मालिक और नौकर वाला क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है, उसी को पकड़ने का प्रयास करिए। ध्यान से देखिए भाई, ए एक मालिक है और बी नौकर है या सेवक। ए एक प्लेट बी को देता है, एक प्लेट न्यस्त करता है और देख रेख के। और फिर इस उदाहरण को हल्का सा चेंज कर रहे हैं कि ए मालिक है, बी नौकर है या सेवक है, और एक प्लेट केवल क्या करता है, न्यस्त करता है, ट्रस्ट करता है। मैंने ट्रस्ट, न्यस्त मैंने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट मैंने विश्वास करके उसको प्लेट क्या किया, भाई न्यस्त ना है तो इसका मतलब कि विश्वास कर दिया। अब दोनों आपका दोनों, यानी कि जैसे हमने आपका आपराधिक दुर्विनियोग में एक शब्द आप पकड़े, वह ये था कि संपत्ति उठा लेता है, कोई अपराध नहीं। लेकिन एक शब्द अगर उसमें जुड़ जाए कि क्या किया, अपने लिए उठा लिया, तो कौन सा अपराध करा दिए थे, आपराधिक दुर्विनियोग। उसी प्रकार एक शब्द पर मामला बिगड़ जाएगा और अपराध भिन्न होगा। यही पॉइंट पकड़ लीजिए। अगर ये दे कि मालिक ने नौकर को संपत्ति देख रेख के लिए न्यस्त किया, अगर देख रेख शब्द आए, इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने उस प्लेट पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। और आईपीसी की धारा 27 के अनुसार प्लेट पर आपका सेवक का कब्जा मालिक का कब्जा माना जाएगा। और यदि सेवक प्लेट को लेकर भाग गया, प्लेट को बेचकर पैसा बना लिया, तो देख रेख शब्द रहेगा, तो सेवक ने कौन सा अपराध किया, चोरी। लेकिन देख रेख शब्द भी आपका ऑप्शन में न रहे और केवल क्या कर लिखा रहे कि मालिक ने क्या किया, न्यस्त किया। न्यस्त किया मतलब कि सेवक पर विश्वास करके कब्जा किसको दे दिया, सेवक को। तब ऐसी दशा में सेवक प्लेट लेकर भाग गया या प्लेट बेचकर पैसा बना लिया, तो ऐसी दशा में जो अपराध होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक न्यास। फिर एक बार हम बता दें, गलती ज्यादा यहाँ होती है। देख रेख के लिए न्यस्त सेवक को कराए तो चोरी मारिए, ये लिखवा जाएगा। और केवल न्यस्त सेवक को किया है, यानी कि सेवक को कब्जा दे दिया है विश्वास कर, तब सेवक मिसयूज करता है, तो कौन सा अपराध होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 2 और बचे हैं। रिश्ती भाई बता दिया, जब बताया गया था। रिश्ती मतलब कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, चाहे चल संपत्ति हो या अचल। बाइक में आग लगा दी, बाइक का हैंडल तोड़ दीजिए, मुर्गा मार कर खा लीजिए, बैल का टाइगर को मार दीजिए। यानी कि कोई टाइगर पाला है तो क्या करिए, टाइगर को मार दीजिए। कोई शेर पाला है तो शेर को मार दीजिए, गधा को मार दीजिए, घोड़ा को, कुत्ता को तो जरूर मारिए। आपका क्योंकि कानून ने कुत्ते को बहुत बनाया है ज्यादा। एक क्वेश्चन और लास्ट में भाई, कुत्ते पर ही आ जाएगा जो बनता है। देखिए आपका चोरी के लिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ भी। चोरी के लिए भारत में रंच माल, यानी कि जरा सा भी संपत्ति को हटाना चोरी के लिए पर्याप्त। जैसे एक आदमी का इरादा ये था कि बी के कुत्ते को क्या करे, चुरा ले। कुत्ते को आपका बिस्किट दिखाया और कुत्ता जीभ निकाल कर लपलपा रहा है, तो कौन सा अपराध किया, चोरी का अपराध। और जैसे ही कुत्ता पहला कदम क्या किया व्यक्ति की ओर, जो बिस्कुट दिखा रहा है, तो चोरी हो गई, इसलिए कर भागना आवश्यक है, चोरी के लिए पर्याप्त है, चोरी हो गई। दूसरा उदाहरण पूछा जाता है, देखिए
एक औरत सो रही थी, कान में बाला पहनी थी, बाली भाई बाला नहीं, बाली पहनी थी। एक अभियुक्त आया, सोते समय धीरे से बाली निकालकर और मेज पर रखा था, इसलिए कि और दूसरी बाली निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा और लेकर भागेंगे। तब तक स्त्री जग गई, हल्ला की, और वह जो बाली चोर निकाला था वह बाली मेज पर छोड़कर क्या किया, भाग। बताइए, चोरी किया कि चोरी का प्रयास? चोरी किया। वही तो बता रहे हैं कि प्रयास था, यही तो पूछा जा रहा है। चोरी किया कि चोरी का प्रयास किया? आप सब फिर पकड़िए भाई, कई लोग आपका ये कंसेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर एक बार आइए, चोरी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति को पूरी तरह लेकर भागा जाए या पूरी तरह उसको इधर उधर किया जाए। अगर रंच जहाँ संपत्ति आपका अटैच है, अगर रंच मात्र भी वह अलग हो गई है, पूरी तरह अलग हो गई और रंच मात्र भी हो गई, तो चोरी मानी जाएगी। अब दो उदाहरण देखिए जो यूपी में बना है। एक व्यक्ति ये है, एक पेड़ को पूरी तरह काट देता है, ये यूपी में बना था, चोरी हुई कि नहीं? क्यों? क्योंकि लेकर चोरी में भागना आवश्यक नहीं है, पेड़ जमीन से लगा था, पूरी तरह कट गया तो भागना आवश्यक नहीं है, चोरी हो गई। फिर इस उदाहरण में बाली वाले में कान से एक बाली निकाल लिया था, मेज पर रखा था, तो चोरी तो हो ही गई। अब यह है कि कान से खोलता, उसी समय औरत जग जाती और कान में ही बाली रह जाती, तो चोरी का प्रयास। लेकिन जब कान से बाली पूरी तरह क्या हो गई है, अलग, तो रंच मात्र भी भारत में संपत्ति का पृथक करना चोरी के लिए क्या है, वजह। जैसे पंखा है, एक चोर पंखा खोल रहा है, खोला नहीं तो चोरी का